हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में हमने बैटरी का ईएमएफ कर लिया था कि भाई ये एक बैटरी लगा के किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम इसमें करंट बना सकते हैं। तो पहली तो अब डेफिनेशन करनी है हमें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा जिसको सिंपली हम ये कह देते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको कहना है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge through a particular area of cross section, through a particular area of cross section। ये लाइन जरूर लिखनी है। अभी बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट विच इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम अगर वैल्यू फिक्स है तो Q बाई टी पर इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू dQ बाई dt। ये दोनों डेफिनेशन में से कोई डेफिनेशन लिख दो, दैट बिकम्स इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट of electric current is 1 ampere। 1 ampere जिसकी डेफिनेशन आपने +1 में भी की थी, जिसमें हमने ये किया था कि करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट में 1 एम्पियर की डेफिनेशन की थी। वो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम थर्ड यूनिट में करेंगे। एक्चुअल में तो वो ही डिफाइन करनी है आपको बेटा। चलो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर एक बार आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से तो हो जाएगा कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग per second, 1 coulomb of charge flowing per second through a particular area of cross section, through a particular area of cross section, then current will be called 1 ampere। So 1 ampere equal to 1 coulomb per second। कूलम इज द यूनिट फंडामेंटल, वो SI यूनिट ऑफ चार्ज। सेकंड डेफिनेशन कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज क्रॉस करेगा, इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है 1 कूलम चार्ज मींस 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। When these much इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग या क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। जब एक कूलम चार्ज पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे वो 1 सेकंड में, तो चार्ज 1 तो करंट 1 एम्पियर,
और जब 1 कूलम का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भी हैं, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग या फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, then again current will be called 1 ampere, 1 ampere. थर्ड डेफिनेशन जो आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है, उसको बेटा अब तो अगर मैं लिखूंगा तो आपको क्रैम करना पड़ेगा, पर थर्ड यूनिट में आप इस बात को प्रूव कर लोगे। इसलिए 1 एम्पियर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो थर्ड यूनिट में आ जाएगी, इसलिए उसको रहने दो। पर चलो ये दोनों डेफिनेशन भाई बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक जरूर पूछी जाती है, इसलिए मैं पहले आपको यही करवा देता हूं। एक तो ये डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन में हमें ये पता है कि ये कूलम्स लॉ है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। इसमें अगर मैं ये Q1 1 कूलम ले लूं, ये Q2 भी 1 कूलम, इनके बीच में डिस्टेंस रख ले 1 मीटर, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगी इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन होगी। इसलिए 1 कूलम इज दैट मच चार्ज, 1 कूलम इज दैट मच चार्ज which repel another equal and similar charge by a force of 1 न्यूटन, नहीं, by a force of 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, placed at a distance 1 meter apart in vacuum। बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में, कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो मैंने पहले भी, जो आपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में भी की थी, कि ये 2 चार्ज लिए 1 कूलम के 1 मीटर पे रखे वैक्यूम में, तो इनके बीच में ये फोर्स है। अब आपको डिफाइन करना है 1 कूलम, तो ये नहीं लिखना कि 1 कूलम आर दोज 2 चार्जेस ना, हम कहेंगे 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने जितने 1 कूलम और अपने जैसे सिमिलर चार्ज को इस फोर्स से रिपेल करे। सही बात है, 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच रिपेल अनदर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज by a force of this much Newton placed at a distance 1 meter apart। अब ये दूसरी डेफिनेशन कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो वो नहीं डिफाइन करना जो मैंने तुम्हें अभी बताए हैं। आपको ये बात याद करनी है, ध्यान से देखना कि अगर हम ये 2 वायर ले लें पैरेलल, इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, इन दोनों में करंट 1 एम्पियर और 1 एम्पियर लगा दें, तो ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी।
अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो उनमें अट्रैक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनमें रिपल्शन होती है। ये आप बाद में करोगे, पर ना, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, टेंशन नहीं लेनी इसमें कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला आप 12th थर्ड यूनिट में करोगे कि ये दो वायर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये है। अब अगर हम ये I1 और I2 1 एम्पियर ले लें, R को 1 मीटर ले लें, तो ये F बाई L इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। किसकी वैल्यू? इसकी 2 ये आ गया। अब कोई बात नहीं भाई, ये है तो हमारे सिलेबस में ही, थर्ड यूनिट में करेंगे। यहां तो बस ये याद करना है 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। ये डेफिनेशन लेनी बेटा पेपर में। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flowing into two parallel wires, which when flowing into two parallel wires of infinite length and बुक वाले ने ये भी लिखा हुआ है नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो वायर है ना, ये बहुत पतली है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सर्ट फोर्स लगाती है, ए फोर्स ऑफ कितनी? 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर on each other placed at a distance 1 meter in vacuum, placed at a distance 1 meter in vacuum। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवाइज करो। अगर दो पैरेलल वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, जो नेग्लिजिबल थिन है, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है और वैक्यूम में है। अगर वैक्यूम नहीं लिखोगे ना इसमें या इसमें तो गलत हो जाएगा। Placed at a distance 1 meter in vacuum, they exert a force of 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन पर मीटर जरूर लिखना है, on each other, then current will be called 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको 1 एम्पियर की 3 डेफिनेशन बता दी और उन तीनों डेफिनेशंस में मेन एसआई यूनिट की डेफिनेशन ये डिफाइन करनी है, क्योंकि हमने +1 में की थी ना, यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इसलिए 1 कूलम चार्ज नहीं बोलना। अब दूसरी बात, करंट इज ए यूनिट हो गई भाई। अब करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इसके साथ डायरेक्शन भी है, ऑल्दो करंट इज टेकन इन ए डायरेक्शन opposite to the flow of electron, opposite to the flow of electron।
करंट को हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। एक बार और देखो, ये वायर है, इस पे हमने पोटेंशियल लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, ये V, इसकी लेंथ L, E कितनी बनी V बाई L। अब इस वायर के अंदर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर E के अपोजिट फोर्स लगेगी, E के अपोजिट, तो ये E के अपोजिट चलने लगेंगे। पर हम करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग या E के अपोजिट, सॉरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो करंट इज टेकन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या along the flow of positive charge, along the direction of flow of positive charge या in a direction of E applied, जो हमने E अप्लाई की है उस डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं हम। पर फिर भी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कोई आपको ये कह दे कि भाई करंट के साथ डायरेक्शन है, करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है या E के अलोंग है। Even then we say that current is a scalar quantity। बस एक लाइन लिखनी है कि it is, चलो पूरी लिख देते हैं, current is a scalar quantity because it is not obey the vector laws of addition and multiplication। ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर के लॉज हैं उन्हें ओबे नहीं करता। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो दोबारा। अगर मैं ये वायर ले लूं ऐसे ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे है, तो करंट वायर के साथ साथ ही तो मुड़ जाएगा। ये करंट लिया I1, ये I2, और यहां से वायर ऐसे कर दी तो इसमें करंट I1 प्लस I2 फ्लो कर जाएगा। करंट वेक्टर होता अगर ये करंट इधर से आता, ये इधर से, और वेक्टर होता कि तब यहां पे बन जाता बिना वायर के, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो यही है ना कि इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। पर ऐसा नहीं होता, करंट वायर के साथ साथ फ्लो करेगा। इसलिए बस ये बात कह के पीछा छुड़ाना है। पहली बात तो कोई टेंशन नहीं बनाएगा, सिर्फ एक कहेगा कि भाई करंट के साथ डायरेक्शन है। इवन देन वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी because direction is associated with the current, but still it does not obey the vector laws of addition and multiplication, so current is a scalar quantity। एक बार और सुनो जो मैंने बोला, करंट की डायरेक्शन फिक्स है। इस करंट को जो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग है, करंट या कन्वेंशनल करंट, दोनों का मतलब एक ही है। अब बेटा मेन बात इस पे आओ, देख एक नोट लिखो ध्यान से कि ये एक वायर है पर्टिकुलर,
इस वायर में अगर 3 इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए, उसी टाइम पे 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसमें जो करंट बनेगा वो 2E/T बनेगा। सोचो 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, ये 3, पर उसी टाइम 1 इधर आ गया, तो नेट इलेक्ट्रॉन 2 ही तो गए ना इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, करंट की डायरेक्शन ये, करंट ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब अगर कोई हमें ये कहे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 प्रोटॉन है या 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, तो कितना करंट बनेगा? ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर आया, 1 ये इधर आया, और एक पॉजिटिव चार्ज E के बराबर इधर और इधर चला गया, तो इसमें आप करंट बोलोगे 4E/T, क्योंकि ये टोटल चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन इधर गए। 2 पॉजिटिव चार्ज का इधर आने का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज उधर जाना, 2 वो पहले से ही थे, 2 इसकी वजह से हो गए, या 2 इलेक्ट्रॉन का इधर जाने का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज इधर आना, मतलब ये दोनों पॉजिटिव और 2 इनके पॉजिटिव, तो ये आ गया। अगर कोई हमें ये कह दे कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेट करंट 0, इसमें करंट नहीं बनता। आपको मतलब समझ आया ना कि भाई करंट है क्या, कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जितना चार्ज पर सेकंड फ्लो करेगा, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी कॉल्ड करंट। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 पॉजिटिव चार्ज इधर आया, तो इसका करंट का मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज ले लेने हैं, 3, क्योंकि ये बात समझ आई। अब अगर मैं कह दूं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और 2 पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे गए, तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज 0 फ्लो हुआ, इसलिए करंट 0। अब दूसरी बात, मैं सिर्फ ये करंट की बातें कर रहा हूं, या चलो बाकी चीज करने से पहले एक ये बात ले लेते हैं। बेटा ध्यान से देखना इस बात को कंप्लीट। ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसके ऊपर हमने पोटेंशियल नहीं लगाया, ये पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब VB0 और EB0। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर विदाउट अप्लाइड E, विदाउट अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है। तो इसकी सारी की सारी बातें अगर ये दिमाग में नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अच्छी तरह दिमाग में रखनी है ये सारी चीजें। पहली, इस कंडक्टिंग वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत सारे हैं, जिनका ऑर्डर ये है, जिनका फॉर्मूला मैं तुम्हें 3 बार पहले भी लिखवा चुका। फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम
की एक्चुअल वैल्यू यहां से निकलेगी, एक्चुअल वैल्यू वैलेंसी इनटू डेंसिटी, पर ऑर्डर ये है। दूसरी बात, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इस वायर में कैसे चलते हैं? रैंडमली, मूव रैंडमली विद ए वेलोसिटी नियरली इक्वल टू कुछ बुक्स 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड कह देती हैं, कुछ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, पर आपको लेनी है कि ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली विद ए वेलोसिटी नियरली इक्वल टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर, एंड एक्चुअल वैल्यू, इस थर्मल वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला √3kBT/m। kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ध्यान से सुनो, हो सकता है भाई पूछ ले कि ये वायर है कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, तो इस कंडक्टिंग वायर में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली। उनका मोशन रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन या ब्रोनियन मोशन कुछ कह लो। इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन या ब्रोनियन मोशन। सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, जिगजैग मोशन है, पर नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 0, through a particular area of cross section is 0। बताओ खुद, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती, सबका रैंडम मोशन है। टेम्परेचर की वजह से सबकी वेलोसिटी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, जो छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस वेलोसिटी का फॉर्मूला √3kT/m है, पर ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं करते, सॉरी बेटा, करते हैं, पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं जिगजैग करते हुए, तो 3 ही इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इधर आ जाते हैं। भाई ये तो रैंडम मूव कर रहे हैं, पर इनकी कंसंट्रेशन तो एक ही रहेगी ना हर जगह। अगर इस पर्टिकुलर से 7 इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर से इधर आ जाएंगे, एंड thus करंट इज 0। thus करंट इज 0, इसमें कोई करंट नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई कोई ये कह दे
कि चार्ज के फ्लो की वजह से करंट बनेगा ना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन टिकेंगे थोड़ी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहे हैं, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से, पर करंट फिर भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, नेट करंट 0। ये बातें ध्यान से देखते रहना। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पाथ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, पाथ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके साथ? विद इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स। सही बात है भाई, इन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसी के भी साथ हो सकता है। कुछ बुक्स लिख देती है इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। बेटा आयंस तो जब आते हैं ना जब ये टूट के कहीं बाहर चले जाते। मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि दो इलेक्ट्रॉन के सक्सेसिव कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड चेंज आफ्टर कोलिजन नहीं लिखने की जरूरत। मैंने क्या बताया? एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से टकरा के पाथ बदल गया, यहां दूसरे के साथ टकरा के ये पाथ बदल लिया, यहां फिर इसके साथ टकरा के ये पाथ बदल लिया। तो जब तक इनका कोलिजन नहीं होता तब तक इन कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड, क्या लिख दूं? मीन फ्री पाथ। इसे मैं रब कर रहा हूं, इनके बगैर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, इन्हें अच्छी तरह कर लेना। दो कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है और दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू मीन फ्री पाथ। एंड टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अरे जब तक मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है तब तक जो पाथ, जो टाइम है दो कोलिजन के बीच का टाइम, उससे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। देख बेटा, पहली बात मैंने ये बताई कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पे कोलिजन हुआ तो यहां से पाथ बदल लेगा, यहां फिर कोलिजन हुआ फिर पाथ बदल लेगा। ये नहीं कह सकते ना जाएगा किधर, क्यों? जिगजैग मोशन है। पर मैंने आपको ये बताया कि इन दो कोलिजन के बीच के पाथ को मीन फ्री पाथ, इनके बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम और इनके बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ। कब है ये सारी बातें? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अरे इनको अलग अलग 1 मार्क्स में पूछेगा इन सारी बातों को। ये सारी बातें तुम्हें किसी एक क्वेश्चन में नहीं लिखनी, पर अपनी बुक वाले ने
ये सारी बातें एक ही आर्टिकल में इकट्ठी लिखी हुई हैं। 6.6 कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एंड एटम, किसी के भी साथ हो सकता है ना, इज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब इन सब का आपस में जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, किस वेलोसिटी से चलते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड से, तो इनके बीच का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, इनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता जब इनका आपस में कोलिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो इनके बीच में आपस में इलास्टिक कोलिजन होता है, ये एनर्जी लॉस नहीं करते। करंट कितना बनेगा इसमें, करंट जीरो, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है बेटा, करंट जीरो। अब इस बात पे आओ दोबारा, इसका मतलब अगर हम किसी वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, देखो ध्यान से देखना, थर्मल वेलोसिटी कितनी है, हाँ ये एक और 7 पॉइंट हो गए थे, 8वां एक और लिख लो, 8वां नेट वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल थर्मल वेलोसिटी, रिजल्टेंट ऑफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ different electrons is 0। क्यों? मैंने बताया आपको जिगजैग मोशन है भाई। जैसे एक बार और सुन लो, ये 8 के 8 पॉइंट बहुत अच्छी तरह करने हैं। आपके कमरे में गैस है, एयर है, इस क्यूब में एयर है, उस क्यूब में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उन एयर मॉलिक्यूल्स की थर्मल वेलोसिटी यही होगी, बस m की जगह वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास था, यहां पे एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, एयर मॉलिक्यूल का मास पुट कर देंगे। ये सारे मॉलिक्यूल इसमें रैंडमली मूव करते रहते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी है, इनकी भी थर्मल वेलोसिटी है। इनके दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस भी मीन फ्री पाथ, दो कोलिजन के बीच का टाइम भी रिलैक्सेशन टाइम, कोई अंतर नहीं किसी भी बात का, बस सिर्फ एक बात का अंतर है कि वहां पे m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास लिया था, इसकी वैल्यू 10⁵ आई थी, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल का मास लेंगे 10⁴ के आसपास आती है रूम टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, ऐसे उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इनके भी बीच का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन के का भी इलास्टिक कोलिजन है। इनकी भी नेट वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जितने इधर आए उतने ही उधर चले जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट बात पे आओ, देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस वायर पे हमने यहां से पोटेंशियल लगा दिया,
और इसमें एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इस पे पोटेंशियल लगा दिया, इसमें एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ऐसे। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी, हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। ध्यान से देखना, हर इलेक्ट्रॉन पे ई के अपोजिट फोर्स लगेगी। पर अगर मैं ये ए इलेक्ट्रॉन ले लूं, बेटा अलग से बना लेते हैं, अगर एक ए का इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ए से बी पे जा रहा था, वायर में कोई इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ए से बी पे जाता, किस वेलोसिटी से? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग जाएगी ई के अपोजिट, इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग जाएगी ई के अपोजिट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अपोजिट चलाना शुरू करेगी, कोशिश करेगी भाई। थर्मल वेलोसिटी इसको ए से बी तक ले जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की मुसीबत हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन दो वेलोसिटी के अंदर आ गया। एक वो वेलोसिटी जो इसके टेम्परेचर की वजह से है, जिसकी वजह से वो ए से बी पे जाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ चला रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों फोर्स के अंदर ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। दोनों फोर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं शो करेगा, कर्व्ड पाथ शो करेगा, कर्व्ड। और ये ई आहिस्ता आहिस्ता ई की तरफ इसकी फोर्स इंक्रीज होने लगेगी। पर जब ये बढ़ती जाएगी, इसकी मुसीबत ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां पे आके इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर गया, कोलिजन तो होगा ही। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ कोलिजन हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू ई टू द molecule, to the atom। जैसे इसका कोलिजन हुआ, बेटा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो इसका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से और इस वेलोसिटी की वजह से दो के अंदर चल पड़ा। बी की बजाय ये B1 पे आया, B1 पे, और B1 पे आने के बाद इसका कोलिजन हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा एनर्जी एटम को दे दी। ये बातें एक बार सुन लो, लिखवाऊंगा बाद में। अब ये फिर वही रह गया 10 की पावर 5 जितना ही, इसके पास और तो कुछ बचा नहीं। अब अगर ये इस 10 की पावर 5 से मीटर पर सेकंड से सी पे आता, सी पे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर काम शुरू कर दिया, इसके अपोजिट ई लगानी, फिर ये कर्व्ड पाथ चल के सी की बजाय C1 पे आया और यहां फिर कोलिजन हो गया।
फिर इसने एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, फिर ये यहां से अगर डी पे आता, फिर फोर्स लगी तो ये इसके अलोंग चल के D1 पे आया, फिर कोलिजन हो गया। ये काम सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है, पर यही काम सब इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा। अब अगर कोई आपको ये कहने लगे कि आफ्टर अप्लाई E each electron starts moving opposite to E, तो आप ये कहोगे कि भाई ये बात तो गलत है कि E लगाने के बाद हर इलेक्ट्रॉन E के अपोजिट चलना शुरू नहीं करता। ये तो अपनी थर्मल वेलोसिटी की वजह से जाता है बेचारा, पर इस E की वजह से इसके ऊपर दो फोर्स हो गई, तो जब बिना E के ये A से B पे आना था, तो E की वजह से ये B से B1 पे पहुंच गया। बिना E के अगर ये B1 से C पे आना था, तो E की वजह से C से C1 पे पहुंच गया। मतलब अब मैं आपको एक ये डायग्राम बना के बता रहा हूं कि अगर इस वायर में, ध्यान से सुनना, इस वायर में विदाउट E अगर एक इलेक्ट्रॉन A से B पे गया था, एक इलेक्ट्रॉन M से M1 पे गया था, एक इलेक्ट्रॉन M से M1 पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा C से D पे, या इसे N पे ले लो, तीसरा C से D पे। अगर मैं ये तीन इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, कब है ये? इन द अब्सेंस ऑफ E। तो E अप्लाई करने के बाद, ये इन द अब्सेंस ऑफ E थे, E अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो C से D पे आना था वो D1 पे जाएगा, जो A से B पे जाना था वो B1 पे जाएगा, जो M से N पे जाना था अपोजिट, वो N1 पे रह जाएगा। पर E अप्लाई करने के बाद इसका N1 पे रहना भी यही कहता है ना कि ये E के अपोजिट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर अप्लाई E each electron starts moving opposite to E। गलत है, आपको कहना है starts drifting, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है अपोजिट टू E। मेरी बात समझ आई बेटा? अरे चलना तो ये होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते और इलेक्ट्रॉन E के अपोजिट चलने लगता, पर नहीं चला ना। वो तो E की वजह से जिस इलेक्ट्रॉन को बिना E के A से B पे आना था, वो इलेक्ट्रॉन E अप्लाई करने के बाद B से B1 पे आया। जो इलेक्ट्रॉन बिना E के M से N पे जाना था वो N से N1 पे रह गया। जो C से D पे जाता वो C से D1 पे आ गया। मतलब E अप्लाई करने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
ई के अपोजिट चले नहीं। चलना अलग बात है, खिसकना अलग बात है। ये तो बेचारे इसके अपोजिट चले हैं और जैसे ही कोलिजन हुआ फिर वहीं के वहीं आ गए। स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टू ई एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron, this drift velocity of electron is of the order of 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, मीन्स वेरी स्मॉल। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये ई के अपोजिट गए हैं, ये बहुत कम है। और किसके बराबर आएगी? अगर मैं यहां पे नोट डाल दूं तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको किसके बराबर लिखूं भाई? dd1 या bb1 या nn1, यही तो डिस्टेंस है। डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको ये चीज बेटा आर्टिकल, फिर ये लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ये बातें एक बार और बता के फिर कल के लिए करेंगे बाकी चीजें। आफ्टर अप्लाई ई अप्लाई करने के बाद ईच इलेक्ट्रॉन मूव अंडर टू वेलोसिटी, वन कौन सी? थर्मल वेलोसिटी एंड अदर वेलोसिटी गेन by the force of E, that is opposite to E। E लगाने के बाद हर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन या path of electron during collision, path of electron is a कर्व्ड पाथ। कुछ बुक्स पैराबोलिक लिख देती हैं, कर्व्ड पाथ दो कोलिजन के बीच का। कोलिजन इज परफेक्टली inelastic। Collision is perfectly inelastic। All electron lose their extra kinetic energy to the atoms of wire during collision and thus, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, and thus temperature of the conductor increases after passage of current, after passing the करंट पास करने के बाद वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर देते हैं। एवरी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग opposite to
E, opposite to E, with a very small drift velocity of the order of 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, एंड thus sixth करंट विल बी देयर। करंट तो बनेगा, क्यों बनेगा करंट? क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए ना, अपोजिट टू ई। बेटा 1 घंटे की क्लास होगी, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।